नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह के सभी पोर्शंस को देखेंगे। साइंस का हो, ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो या ईवीएस का हो, इसमें सभी पोर्शंस हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी, जीडी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है और सबके लिए बहुत ही फायदेमंद सीरीज़ है। आइए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी जीव समुदाय और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक जैव संघटक, अजैव संघटक या अजैव संघटक को ही भौतिक संघटक कहा जाता है, तथा ऊर्जा संघटक। उसके बाद है सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों, सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नीनेस ने किया था। किसने किया था? अर्नीनेस ने किया था। उसके बाद देखेंगे घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, घास स्थल, वन, मरुस्थल तथा ये वन, ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीव समुदाय के उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिक कर्मता कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिक कर्मता कहलाता है। 10% नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों, 10% का नियम ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से संबंधित है। किससे संबंधित है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने में। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो दोस्तों, धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रडलैंड कमीशन ने प्रस्तुत की सन 1987 में। उसके बाद देखेंगे पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं का संदर्भ किस प्रकार के जीव अपघटक हैं। तो दोस्तों, कवक और जीवाणु खाद्य श्रृंखलाओं के अपघटक कहलाते हैं। उसके बाद है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। तो दोस्तों, स्थलीय पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, परंतु वही जीव भार का पिरामिड जलीय पारितंत्र में उल्टा होता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? तो जलीय पारितंत्र में उल्टा होता है। किस चीज़ में उल्टा होता है? जलीय पारितंत्र में। उसके बाद है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। उसके बाद है समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं। उसके बाद है पारितंत्र के गतिक हृदय किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को गतिक हृदय कहा जाता है। किस क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव संघटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो पारितंत्र का निर्माण करते हैं। किसी भी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो पारितंत्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर है। कौन सा है? महासागर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और एक चीज़ और देखेंगे कि पूरे भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से यूनेस्को के नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ 12 शामिल हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 18 हैं, लेकिन शामिल कितने हैं? तो 12 हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतु को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिएगा, भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल किया गया और अभी वर्तमान में कुल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को में शामिल हैं।
टोटल जैव मंडल क्षेत्र है 18, लेकिन यूनेस्को में शामिल है सिर्फ और सिर्फ 12। उसके बाद हम लोग देखेंगे वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो पश्चिमी चंपारण में है और यह बिहार राज्य में, पश्चिमी चंपारण में है और यह बिहार राज्य में। उसके बाद देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है, तो सौरिक किरणों को माना जाता है, सौरिक विकिरण को माना जाता है। 10% नियम का वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक ने दिया था, सॉरी 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो रेमंड लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने दिया था। उसके बाद है पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रीटर थे। कौन थे, कार्ल रीटर थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना किसने की थी, तो पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना चार्ल्स एंटन ने की थी। किसने की थी, चार्ल्स एंटन ने की थी। उसके बाद है पारिस्थितिकी में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त होता है, तो पारिस्थितिकी में उच्चतम पोषण स्तर सर्वहारी को प्राप्त होता है। उसके बाद है पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो पेड़ पौधे नाइट्रेट आयन के रूप में क्या करते हैं, नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और नोट दिया हुआ है, इसको भी ध्यान देंगे। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीवी कार्य योजना 2021 से 30 पारित की और ऐसा करने वाला यह भारत का कौन है, पहला राज्य है। उसके बाद है विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया, विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया, तो कोबोर्ग प्रायद्वीप को किया गया। और अगर वही बिहार में पूछा जाए तो बिहार में नागिनट्टी क्या है, रामसर स्थल है, और